अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गूंज और हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आज जो केस चल रहा है ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के आगे सुप्रीम कोर्ट में। और वो केस है मिलिट्री ट्रायल, हो सकता है सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में कि नहीं। और ये ऑफ कोर्स आपको पता होगा कि पहले ये वर्डिक्ट दे दिया गया था कि ये नहीं हो सकता। उसके बाद एक इंटर कोर्ट अपील की पिटिशन दायर की थी हुकूमत ने उस वक्त, जिसके बाद उसको सस्पेंड कर दिया गया था फैसले को, और ये आज उसकी तीसरी समाअत थी। और इसमें जो मेन 9th के अक्यूज्ड हैं, क्या उनको ग्रेविटी ऑफ द प्रॉब्लम पता है, क्या उनको ग्रेविटी ऑफ द क्राइम पता है, ये सवाल था जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा का। और उन्होंने ये भी कहा कि पार्लियामेंट को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा लीगल फोरम्स को फॉर स्पेसिफिक जो क्राइम्स हैं उनके हवाले से पार्लियामेंट को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। और यहाँ तक मुसर्रत हलाली साहिबा ने कहा कि APS वाले जो मामलात हैं उनको तो समझ आता है कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल करना है, लेकिन हम मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल करते हैं तो फिर उनको जाने भी देते हैं, जैसे कि हमने मुस्तफा खान को जाने दिया, लेकिन उस पर कोई बात नहीं करता। साथ साथ पंजाब हुकूमत ने बड़ी गारंटीज दी कि बहुत अच्छी तरीके से रखा जा रहा है। और 28 जो कॉन्विक्ट्स हैं वो कोट लखपत जेल में दिसंबर 2024 को लाए गए आफ्टर मिलिट्री ट्रायल उनका हो चुका था। जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है वसीम मुमताज़ साहब, उन्होंने बड़ी गारंटीज दी कि सब कुछ ठीक है और उनको तमाम हाइजीनिक जो बेडिंग है, फूड है और ऑफ कोर्स मेडिकल उनको अवेलेबल है। साथ साथ यूटिलिटी स्टोर्स का जो आउटलेट है वो भी अवेलेबल है, अगर वो चाहें तो खरीद सकते हैं। ये जानना ज़रूरी है कि पैसे उनके पास कहाँ से आएंगे। खैर, साथ साथ ऑफ कोर्स उन्होंने ये भी कहा कि 2 प्रिजनर्स जो हैं वो जनवरी 2025 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की सेंटेंस रिमिशन से बरी कर दिए गए थे। ये मामलात हैं मिलिट्री कोर्ट्स के, और इसके हवाले से हम बात करेंगे मजीद प्रोग्राम में। लेकिन ऑफ कोर्स सियासी मंजरनामे पर यही नज़र आ रहा है कि एक एक करके तो खान साहब की मुलाकात हो रही है, गौहर साहब से हुई और बहुत सारे लोगों से हुई, लेकिन वो जो पूरी कमेटी बैठना चाह रही है उनके साथ एक अनफेटर्ड अनमॉनिटर्ड किस्म की डिस्कशन में, वो अभी तक नहीं हुई है, जिसका हुकूमत ने वादा किया था। उसकी शिकायतें कर चुके हैं। उमर अयूब साहब एक बार फिर शिकायत करें, सुनिए। हमने कहा पहले हमारी रसाई होनी चाहिए खान साहब से। अनमॉनिटर्ड इन्वायरमेंट में जहाँ पे इंटेलिजेंस एजेंसियों का कोई अमल दखल ना हो, और वहाँ पे नेगोशिएटिंग कमेटी में हुकूमत के जो लोग हैं उन्होंने हमसे इस बात पे बिल्कुल, उन्होंने कहा जी आपकी बात दुरुस्त है और हम लोग कराएंगे। और अभी वो कह रहे हैं कि जी नहीं, ये तो जेल रूल्स में है ही नहीं, मतलब अभी खुद ही उस चीज पे मुकर रहे हैं। क्या ये लोग एम्पावर्ड हैं कि नहीं है, या नहीं है तो तब भी हमें बताएं, या है तो हमें फिर अमलन हमारी मीटिंग कराएं खान साहब से। जी, और उसके बाद ऑफ कोर्स मरियम नवाज शरीफ साहिबा बहुत कुछ काम कर रही हैं। सरगोदा गई, वहाँ पर स्टूडेंट से बात की, और वो बार बार ये माँ की तरह उनको एडवाइस भी करती हैं कि किसी के कहने में मत आएँ, और कोई आपको कुएं में कहे कि कूद जाएं तो आप मत कूदें। आप हाथ में लैपटॉप रखें लेकिन बंदूकें ना उठाएं, डंडे जिस पर कील लगे हों वो ना उठाएं, गुलेले ना उठाएं। ये तमाम तर चीज़ों के बावजूद लेकिन वो अपनी जो तनकीद है वो PTI पर जारी रखती हैं। आज भी उन्होंने कहा कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम उन्होंने नहीं लिया, और उन्होंने कहा कि उनको फुट एंड माउथ डिजीज़ है, और उसका इलाज भी वो करेंगी और अच्छा करेंगी। सुनिए। सुनते थे कि लोग कहते थे कि जी सड़कें बनाने से कोई कौम तरक्की नहीं करती। बड़ी हैरत की बात है, किसी की अकल पे मैं मातम करूं, रहूं या क्या करूं। जहां सड़क बनती है वहां तरक्की आती है। जो मैंने फुट एंड माउथ डिजीज की बात की, ये सिर्फ जानवरों को नहीं होती, ये इंसानों को भी होती है। तो जहां उनका कदम उठता है तो मुल्क के खिलाफ उठता है। और जब माउथ डिजीज क्या है, जब मुंह खुलता है तो गाली गलोच और बदतमीजी और बदतहजीबी होती है। जी, और इससे ऑफ कोर्स लेट्स ऑन अ वेरी लाइटर नोट, जो एक एहतजाज करने का तरीका होंडा ने इजाद किया और शहबाज शरीफ साहब ने हम तक पहुंचाया, उसका एग्जाम्पल आज सेट किया अली अमीन गंडापुर साहब ने। ज़रा सुनिए। साहब ने 50 करोड़ रुपए देना मेरा काम है, अगर मैं ना दूं तो हु करके या कुछ भी करके फिर मेरे खिलाफ एहतजाज कर लेगा। हमें आगे बढ़ने के लिए ये खौफ का बुत तोड़ना पड़ेगा। क्या इदारे इसलिए बनाए गए हैं कि ये हमें डराएंगे, हमें काम नहीं करने देंगे? और यही वजूहत है कि हमारे वो इदारे जो इंसाफ के लिए बने थे। शर्मिंदगी की बात है कि हर साल नैब की रिपोर्ट आती है कि पाकिस्तान में 600 अरब 700 अरब 800 अरब का पाकिस्तान में जो है करप्शन हुई है। वो तुम क्या कर रहे हो? वो तुम अरबों रुपए क्यों ले रहे हो? वो तुम्हें क्यों बिठाया हुआ है हमने? ब्लैकमेलिंग करने के लिए?
प्रोड्यूसर साहब अगर मुझे बता दें कि हमारे साथ कौन मौजूद है तो हम प्रोग्राम का। जी, हमारे साथ डॉक्टर ताहिर खलील सिद्धू मौजूद हैं, सेनेटर हैं PMLN से। आपका बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर ज़रका मेरी बहुत फेवरेट PTI को रिप्रेजेंट करेंगी, आपका बहुत शुक्रिया। और रियासत अली आज़ाद साहब ऑफ कोर्स रियासत को देखने के लिए आज़ाद हैं। आज़ाद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले आज़ाद साहब आप ही से शुरू कर लेती हूँ क्योंकि बात हो रही है यही कि वहाँ तो यूटिलिटी स्टोर का भी आउटलेट है और जो हाई सिक्योरिटी जोन में रखा गया है जो कैदियों को जो मिलिट्री ट्रायल जिन पर है और उसमें से 22 ऐसे कॉन्विक्ट्स हैं जिसकी बार बार हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब कह रहे हैं कि उनको जो सहूलियात है वो फराम नहीं की जा रही। और आज एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बड़ी बात भी की है ऑफ कोर्स। और जस्टिस मंदोखेल साहब के भी रिमार्क्स आपके सामने हैं। जस्टिस मुसरत लाली साहिबा ने भी फरमाया कि APS वालों की तक तो समझ आती है लेकिन बाकी क्या ग्रेविटी ऑफ द क्राइम को समझते हैं जिनको मिलिट्री ट्रायल किया जा रहा है। योर थॉट्स ऑन दिस सर? आजाद साहब आप। मेरी तो जाती राय में पहले जो आपने सवाल किया है फैसिलिटी वाले से, प्रिजनर रूल है और जेल मैनुअल एक्ट है उसके बाद को हो जाते हैं वो जाती और आजाद साहब मुझे आपकी आवाज का प्रॉब्लम लग रहा है। लेट मी जस्ट गेट इट फिक्स, सॉरी बिकॉज मुझे आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। डॉक्टर ज़रका इसी पर आ जाते हैं आपके पास बिकॉज जाहिर है कि ये एक दफ़ा तो नल एंड वॉइड हो गया था ये केस, लेकिन उसके बाद जाहिर है हुकूमती पटिशन थी जिसके बाद ये सस्पेंड हो गया। अब ये दोबारा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुन रही है। इसके कॉमेंट्स जहाँ तक आ रहे हैं कोई भी ऐसा लग नहीं रहा कि टिल्टेड है टूवर्ड्स सिविलियंस का ट्रायल हो मिलिट्री कोर्ट में, बट ऑफ कोर्स एनीथिंग कैन हैपन इन दिस कंट्री। आपकी थॉट्स ऑन दिस मैम? बहुत शुक्रिया सना। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान इस वक्त जिन मसाइल से गुजर रहा है ये इस किस्म की बातें करके अवाम को डिस्ट्रैक्ट करने की सारी गेम है। ना इन केसेस से कुछ निकलना है, सिर्फ ये चंद महीनों की चंद सालों की सजा है जो एक पार्टी को दी जा रही है। ये मैं किसी इंफॉर्मेशन की बेसिस पे नहीं बता रही, ये मैं आपको हिस्ट्री की बेसिस पे मुशाहिदा बता रही हूँ कि ये इस मुल्क का ये प्ले जो बुक है ना, द प्ले बुक दैट दे फॉलो, ये उसकी सारी कहानी है। तो ये अब अवाम को कब तक उल्लू बनाएंगी हमारी अशराफिया। अशराफिया में आपको पता है कौन लोग आते हैं, वो सब लोग जो ताकतवर हैं, जो सो कॉल्ड ताकतवर हैं और जिनके पास पैसे हैं। लेकिन ये थोड़े से लोग हैं, इनके मुकाबले में जो 24 करोड़ अवाम है उसका प्रेशर ये लोग नहीं ले सकते। और इस वक्त मसला भी यही है क्योंकि इंटरनेशनल जितनी भी लॉबी है वो इस वक्त की हुकूमत को सपोर्ट कर रही है। इस वक्त हुकूमत की जो अशराफिया है वो सब लोग जो इस मुल्क का खून चूसते हैं मुख्तलिफ तरीकों से, कभी कोई चेहरे होते हैं, चेहरे बदलते रहते हैं लेकिन वो जो प्ले बुक है वो वही रहती है। तो लेकिन अवाम पहली दफा खड़ी हो गई है और अवाम इस बात पे नहीं खड़ी हो रही कि इमरान खान को बाइट, उसके लिए तो खड़ी है लेकिन अब अवाम कह रही है कि हमारे हक दो, हमें हमारा हक दो, ये जो तुम गसब करते हो ये बंद कर दो। अब इसका जवाब इनके पास है नहीं और अब ये परेशान फिर रहे हैं क्योंकि अब इनको हक देना पड़ेगा। आज नहीं तो कल इस मुल्क का सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। जिस सिस्टम पे आप चल रहे हैं ये एक फेल्ड सिस्टम है एंड यू हैव टू एक्सेप्ट कि 77 साल से जिस तरह से आप इस मुल्क को चला रहे हैं, आप इसको इकोनॉमिकली आपने इसको फेल कराया है, आपने इसको पॉलिटिकली फेल कराया है। जी ज़रका अगर मैं आपसे ये पूछ सकूं कि ये जो कांग्रेशनल हियरिंग होगी 22 को या 23 को, ये ट्रंप साहब जब प्रेसिडेंट बन जाएंगे, वो भी जाहिर है लॉबिंग है जो आप लोग कर रहे हैं, वही अमेरिका जिसने आपके खिलाफ साजिश की थी, आप कहते हैं कि बाइडेन ने की थी, तो अब ट्रंप जो है वो अपना किरदार अदा करेगा। आपको कितनी उम्मीद है उस कांग्रेशनल हियरिंग से और ऑफ कोर्स ये ट्रंप के आने से? देखिए जी, मुझे उम्मीद तो मेरा ख्याल है कि मतलब ये तो दुनिया के बदलते हुए हालात हैं और ये हालात सिर्फ ट्रंप साहब के आने से नहीं बदल रहे, और भी बहुत कुछ बदल रहा है। आप देख रही हैं वखान कॉरिडोर में क्या हो रहा है, आप देख रही हैं इजराइल का नक्शा नया, इजराइल का नया नक्शा देख लें, इंडिया का नक्शा देख लें कि क्या क्या वो टेक ओवर करना चाहते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और इंडिया को तो शुक्र करना चाहिए, जब अंग्रेज गए तो उन्होंने इंडिया के 12 टुकड़े नहीं किए, जैसे उन्होंने मिडिल ईस्ट के 50 टुकड़े कर दिए। एक ऑटोमन एम्पायर थी, तेल था वहां पे, उस तेल की वजह से उन्होंने एक एक ऐसे ऐसे टुकड़े किए कि कोई सोच भी नहीं सकता था। एक एक जजीरे को एक एक मुल्क बना दिया, छोटे छोटे जजीरे जिनकी कोई पॉपुलेशन भी नहीं है तेल के पीछे। तो हिंदुस्तान बच गया। वो कहते हैं हिंदुस्तान को और पाकिस्तान जो बना
वो एक बफर स्टेट के तौर पे बना, कायदे आजम को सलाम है जिन्होंने खड़े होकर हमारा मुल्क बनवा दिया। लेकिन ये कि ये जो ग्रेट गेम है, जो पॉलिटिक्स जो दुनिया में इस वक्त चल रही है, उसमें ट्रंप साहब का आना एक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग इवेंट, जिसकी वजह से देखे ना, वो तो कनाडा को कह रहे हैं तो हमारे साथ जम हो जाओ, ग्रीनलैंड को वो अपने साथ मिलाने जा रहे हैं। तो हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। लेकिन ये है कि पाकिस्तान को देखिए, हम पाकिस्तानी हैं, हमारा मुल्क है ये, हमें अपने मुल्क को खुद चलाना है। अब वो वक्त आ गया है कि हम खुद अपना जहां नेशनल इंटरेस्ट है हम उसको लेके चले। अमेरिका भी हमारा दोस्त है, चीन भी हमारा दोस्त है, हमारे वो सब दोस्त है जो हमारे दुश्मन नहीं है, लेकिन जहां हमारा नेशनल इंटरेस्ट आता है वो सबसे पहले है। तो ये इन चक्रों से बाहर आ जाए, आप अपने दो पांव पे खड़े हो जाए, क्योंकि अब इससे आगे अगर पाकिस्तान ने पाकिस्तान रहना है तो फिर पाकिस्तान के तौर पे रहेगा। ये लैकी बिजनेस जो है ना, ये नहीं चलेगा। और इसीलिए जो इस वक्त के सियासी चेहरे हैं उनको लोग कहीं से भी कोई लेवरेज नहीं दे रहे, वजन नहीं रहा उनका। क्योंकि संधू साहब आपका वजन ही नहीं रहा, आपका तो वजन ही नहीं रहा संधू साहब, आपका तो वजन ही नहीं रहा। ऊपर से उमर अयूब साहब कह रहे हैं बता तो दें कि आपका इख्तियार है कि नहीं, ताकि हमें पता हो। आप जवाब देना चाहेंगे सर? जी बहुत शुक्रिया सना। एक तो मैं बहुत सारी ऐसी बातें नहीं करना चाहता जो बहुत कुछ मैं जानता हूं, लेकिन मैं नहीं करूंगा बातें। मुझे आपको भी समझ आ गई, मुझे भी आएगी और बाकी कुछ लोगों को भी समझ आ गई। ठीक है कि मैं कोई कौन सी बात नहीं करना चाह रहा। नंबर 2, जो आप बात कर रहे हैं बार बार ट्रंप की, क्या ट्रंप को सिर्फ एक ही काम है कि उसने बानी पीटीआई को आके रहा करवाना है? और ये अजीब सिस्टम है बानी पीटीआई का कि पहले वो अमेरिका के जरिए खुद आजाद होगा, फिर हमें अमेरिका से आजाद करवाएगा। पहले कह रहे थे साइफर के साथ खेलना और अमेरिका का नाम नहीं लेना, अब बड़ी इनकी दोस्तियां होगी। मैं हैरान हूं कि जिस दिन ट्रंप का इलेक्शन हुआ, जीता, वहां पे इलेक्शन जैसे भी होता, उनकी पॉलिसी चेंज नहीं होती, तो ये यहाँ पे मिठाइयां बांट रहे थे पीटीआई वाले। ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं? असल में क्या आप समझते हैं कि उनको इमरान खान से बहुत ज्यादा मोहब्बत है, प्यार है, कि मतलब वो उसके बगैर वो नहीं रह सकते? प्रॉब्लम इज कि आवर जो हमारा एटमी प्रोग्राम है, प्रॉब्लम इज दैट ओनली, क्योंकि ओनली वाहद एक इस्लामिक मुल्क है जिसके पास एटमी ताकत है, एटमी कुव्वत है, और वो भी डेटरेंस के लिए नहीं है सना, वो है एक सेल्फ डिफेंस के लिए भी। और फिर उसके भी आपको पता है कहाँ से वो शुरू हुआ। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, उसके बाद अपना जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, फिर मियां मोहम्मद नवाशी, आपको पता है जब 8 मई को उसके बाद फिर सैंक्शंस भी लग गई थी, कितने फोन आए थे। तो बात तो होनी चाहिए कंट्री की सालमियत की। अगर ये मुज़ाकरात की भी बात कर रहे हैं बार बार, मुझे मतलब आज बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन था, इनसे पूछे, जरका से मेरी बहन है, कोई गया है आज इनमें से कोई मुलाकात करने? वो तो कह रहे हैं कि गए तो सुपरिटेंडेंट जेल ने मिलने नहीं दिया। नहीं, कोई नहीं गया आज ना। मैं इनसे परसों भी इनकी बहनों की मुलाकात हुई है, हमारे लिए वो काबिल एहतराम है, अलीमा भी, दूसरी भी, सारे कुछ उनका फैमिली मेंबर है, ये नहीं जाते। और जो गौहर अयूब साहब क्या मतलब जेल का माहौल क्या चाहिए इनको माहौल के? सारे कैदी जो हैं, रियासत अली आजाद साहब से पूछे, मैंने खुद लिखे हैं जेल मैनुअल्स और जेल रूल्स एज ए लॉयर, क्या मतलब सारे कैदी वहां से भगा दें? क्या आप भाग जाए? इमरान खान की बड़ी खास मुलाकात होनी है। और इमरान खान का जो बानी पीटीआई कहता था, एक ही फलसफा था कि कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, तो ये क्यों अनोखा लाडला आ गया कि इसके लिए अलग कानून हो जाए कि इसकी मतलब सब कोई उसके पास ना खड़ा हो, कोई कुछ ना हो, कल को खुदा ना करे। तो हमें इंटरेस्ट है क्यों भरी सिंधु साहब? फिर ये सब कुछ उस वक्त याद करने वाली बात। मेरी बात सुने जरका, आपने तो पहले वायलेशन की। जरका आपकी मुज़ाकराती कमेटी जो आपने बनाई है, उसने तो बानी पीटीआई के आपने खुद उन्होंने आपके अपने रूल्स की वायलेशन की है। अगर वो कहते हैं कि मतलब पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? अगर उनके पास मैंडेट ही नहीं था तो फिर बगैर रिटन के पहले 2 मुलाकातें क्यों कर ली उन्होंने? अच्छा, वो इट मींस इट्स अ वायलेशन ऑफ द पार्टी रूल्स इवन। ठीक है, तो इसलिए हम इस बात पे बार बार हम अब भी कहते हैं मुलाकात करें, क्यों ना करें? मुलाकात जेल मैनुअल के मुताबिक होगी। नहीं, आप चाहते हैं कि मॉनिटर्ड हो, अनमॉनिटर्ड ना हो, जैसे कि अयूब साहब चाहते हैं कि अनमॉनिटर्ड हो, तो आप कह रहे हैं मॉनिटर्ड डिस्कशन हो। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, इनकी पार्टी में जितनी इस वक्त सना आवाजें आ रही हैं वो डिफरेंट किस्म की, मतलब अलीमा जो है उनकी खान साहब की सिस्टर जो है वो अलहदा बात करती हैं, बुशरा बीबी अलहदा बात करती हैं, गौहर अयूब अलहदा बात करते हैं, और दूसरा जो कल थे अपना उमर अयूब, और कल वो जिनके वकील है मरवत साहब वो अलहदा बात कर रहे हैं। भाई किसकी बात सुने? हमें क्या पता? मैं भी आपसे ये सवाल कर सकती हूँ, सिंधु साहब कुछ और कह रहे हैं, अयाज सादिक साहब कुछ और कह रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा कुछ और कह रही हैं, मलिक अहमद खान साहब कुछ और कह रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि बातें दोनों तरफ सर मिक्स सिग्नल्स हैं।
जी अच्छा, मैं आजाद साहब को एक मिनट इंक्लूड करना चाहती हूँ। आजाद साहब, मैं आती हूँ आपके पास। आजाद साहब, जरा मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि वही जो कि एग्जीक्यूटिव के खिलाफ जुर्म हो तो क्या वो खुद जज बनकर फैसला कर सकता है? ये मंतोखेल साहब के पहले दिन के रिमार्क्स थे। आज भी जिस तरह मैंने आपको बताया भी कि जैसे मुसर्रत लाली साहिबा, जो बार बार जस्टिस मुसर्रत लाली साहिबा मोहतरम, वो कह रही थी कि ये APS वाले मामले में तो समझ आता है, अदरवाइज ग्रेविटी ऑफ द क्राइम किसी को समझ आ भी रहा है कि नहीं? 9 मई के लोग कुछ मिलिट्री ट्रायल कर रहे हैं, कुछ जेल में है, तो इनकी सजाएं मुख्तलिफ क्यों हैं? व्हाट इज द डिटरेंस कॉज? एंड ऑफ कोर्स उनकी जो फैसिलिटीज है इसके हवाले से भी वो कह रहे हैं किसी को भेजेंगे। और आपने ये भी सुना होगा अटर्नी, जो एडिशनल अटर्नी जनरल है, उन्होंने वो भी याद दिलाया कि जस्टिस बिलाल और वो तो साथ बैठते थे लॉयर्स वाली मूवमेंट में, उनके पास कोई कन्फाइनमेंट वाले, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट वाले कोई जेल नहीं थे, दे वर ऑल टुगेदर। तो यहाँ पर तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी है लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स भी हैं। जी सर। ऐसा ना देखें, APS से जब आप बात करते हैं तो उसमें एक लेजिस्लेशन थी जिसके अंदर सनसेट क्लास मौजूद थी कि उन दहशतगर्दों के ट्रायल जो थे वो मिलिट्री कोर्ट में हुए और उनका रिजल्ट आपने देखा कि पेशावर हाई कोर्ट ने उन तमाम मुलजमान को वो जो जस्टिस सेठ वकार थे उन्होंने तमाम को एक्विट कर दिया था। उसके पीछे बहुत सारी टेक्निकल रीजंस थी। जो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होता है उसका और जो ऑर्डिनरी कोर्ट में ट्रायल होता है उसमें हेल ऑफ डिफरेंस है। उसमें बिल्कुल देखें, जो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होता है उसमें हमें नहीं पता आज तक चल सका कि किस सेक्शन के तहत उन्हें चार्ज शीट किया गया, यानी फर्दे जुर्म आयद किया गया, चार्ज फ्रेम किया गया, और उस जजमेंट की जो हमेशा चूंकि रीजंस ऑफ द डिसीजन दी जाती हैं, हमें आज तक उसकी कोई जजमेंट भी नहीं मिली। दूसरी बात सना ये है, दूसरे सवाल की बात जो जजेस साहबान के आप कमेंट्स की बात कर रही, मेरा तो सच्ची बात अब ईमान ही उठ गया है। मैं कमेंट्स पे आप बिलीव नहीं करता। हमने पहले भी बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में केसेस सुने जिसमें जजेस साहबान ने कमेंट्स जो दिए थे, जजमेंट तो बिल्कुल उसके बरक्स आई थी। आप आ जाए तीसरी बात जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल की बात करें, देखिए जेल के अंदर अटॉर्नी जनरल जो मर्जी कहता रहे, जेल के अंदर जो मुलजमान के साथ सलूक होता है वो मुझे भी पता है, आपको भी पता है। मैंने भी 2 दफा 2008 2009 में सेक्रेटरी था तो मैं मुतअद्दिद बार जेल इंस्पेक्शन में सेशन जज के साथ जाया करता था। तो वहां पे मुलजमान के साथ जो ट्रीटमेंट होता है, सिद्धू साहब मेरे बड़े भाई हैं और इन्होंने इनका बड़ा तजर्बा भी है, इनको भी पता है कि वहां पे क्या होता है। वहां पे ये जो काफी और ये बता रहे हैं ना, ऐसी कोई चीज नहीं होती। वहां पे वॉशरूम जो होता है वो बंद होता है। वहां पे जी मैंने कहा टक शॉप है जहां से फ्री कॉफी मिलती है। मैं कहता हूँ सना ये सब कहने की बातें हैं। वहाँ जो बंदा जाता है ना जब पहले दिन जेल में, तो उसका जो वहाँ पे मुलाजा होता है ना, उसकी जुल्फ तराश जो होता है ना, वो जुल्फ इस तरह से काट देता है, सबसे पहले उसकी अना वहाँ पे खत्म की, उसकी ईगो खत्म की जाती है। आप क्या समझती हैं कि वो शालामार बाग में वहाँ पे फिरने के लिए जाते हैं? वो जेल है, जेल के अंदर जो मर्जी कर ले, जितने से जितना बड़ा अमीर हो, जितने से बड़े से बड़ा स्टेटस वाला हो, जेल होती है, उसमें सना बिल्कुल कोई रियायत नहीं होती। जेल नाम ही बहुत और मिलिट्री जेल और हाई सेंसिटिव जेल सर, वो तो मिलिट्री वाली। तो मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, हम तो ये देखें ना, सवाल ये पैदा होता है जो मिलिट्री एक्ट है 1952 उसके अंदर बता दिया गया है कि जो 21D है सेक्शन उसका, उसको जस्टिस जवाद खाजा साहब ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये अल्ट्रा वायलेंस है टुवर्ड्स द चैप्टर नंबर 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। और सुप्रीम कोर्ट में फिर वही जजमेंट आज असेल हुई है जिसका रिव्यू है और उसमें ऑपरेशन उसका सस्पेंड है और उसके अंदर आजकल ये हेयरिंग हो रही है। मेरी जाती राय में बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, सिविलियन चूंकि आर्मी एक्ट के अंडर गवर्न नहीं करते, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होती, उनको वहां ट्राई नहीं किया जा सकता। ऑर्डिनरी कोर्ट और मिलिट्री कोर्ट की जो एविडेंस है उसका तरीकेकार डिफरेंट है। यहाँ पे जो आर्टिकल 10 और 10A है ऑर्डिनरी कोर्ट में दिया जाता है, वहां पे बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे मामलात हैं जिसकी वजह से लोग वहां पे जो कन्विक्शन का रेट है वो 100% है। ठीक है, तो ये कहते हैं, तो आप समझते हैं आजाद साहब, वेरी क्विकली ये बताइएगा, आप समझते हैं कि ये मुज़ाकरात जो हो रहे हैं कि इनके पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ा जाए, क्या वहीं से उम्मीद की रोशनी की किरण वहीं से निकलेगी या इन मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले से निकलेगी? देखिए सना, अभी फैसला क्या आता है उस पर तो मैं कमेंट नहीं करता। और इनके जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, चूंकि ये इन दोनों
गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान एतमाद का फुकदान है, चूंकि हमारी तारीख रही है, कभी हम कहते हैं COD कर लें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, कभी हम कहते हैं चार्टर ऑफ पाकिस्तान कर लें, और बाद में जो इख्तिदार में आता है वो चार्टर तैयारे पे बात खत्म हो जाती। तो मैं समझता हूँ कि ये एक दूसरे पे चूके इनका ट्रस्ट नहीं है। और ट्रस्ट क्यों नहीं? इसलिए कि हमारी तारीख है। अगर ये आज PTI वाले लिख के दे दें और कल को मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो दूसरी जो हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं वो उनको कहेंगे ये देखिए उनके माफीनामे, ये देखिए उनकी शरायतें लिखी हुई, ये NRO हमसे मांग रहे थे, हमारे पांव पड़े हुए थे, फिर ये एक दूसरे को टीज करते हैं। मैं समझता हूं कि दोनों साइडों पे कोई मुतालबा नहीं होना चाहिए, बैठ के बात करें। सियासतदानों का काम आपस में बैठ के मसाइल का हल निकालना है। अपना गंद चौक और चौराहे में लेके नहीं आना चाहिए। घर की बात घर में बैठ के हल करनी चाहिए, और जब उसका हल लेके निकल आए तो फिर एक उसका लामिया जारी कर दें और उसके ऊपर दोनों पार्टी साइन कर दें, तब ये इसका सोल्यूशन हो सकता है। डॉक्टर जरका, जिस तरह से डॉक्टर जरका के पास जाने दीजिए। डॉक्टर जरका साहिबा ये बात कर रहे हैं, लेकिन कल सलाउद्दीन साहब भी हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा ये जो नॉन स्टार्टर किस्म के आपके जो हैं वो मुतालबात हैं, बिकॉज आफ्टर द 26th अमेंडमेंट कोई जुडिशल कमीशन पर एतबार कैसे करेगा, स्पेशली व्हेन यू वांट द 3 मोस्ट सीनियर जजेस टू हेड इट। उसके अलावा भी हम देख रहे हैं कि 26th अमेंडमेंट को इशू बना लेना चाहिए था, वो बैक बर्नर पे है। अब जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई है वो भी अब कह देंगे जी ये जुडिशियल एरिया है, इसमें हम नहीं जाएंगे। सो आई मीन व्हाट आर यू ट्राइंग टू गेन फ्रॉम दीज डिमांड्स? देखिए जी, मुज़ाकरात का होना एक बहुत अच्छी और खुशाइंद बात है, राइट। और मुज़ाकरात से ना तो एक दिन में रिजल्ट आता है ना 10 दिन में रिजल्ट आता है। मुज़ाकरात एक ऑनगोइंग बैक चैनल पे आपका चल रहा होता है, और ये चलेगा, कभी ठंडा होगा, कभी गर्म होगा, कभी उनकी बात होगी, कभी हमारी बात होगी, ये इस तरह चलता रहेगा। दिस इज मुज़ाकरात होते ही, नेचर ही उनकी यही है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप एंगेज कर रहे हैं और आप ये बात एक्नॉलेज कर रहे हैं कि आपको दूसरे फरीक की जरूरत है। हुकूमत को अपोजिशन की जरूरत है और अपोजिशन को हुकूमत की जरूरत है, इसके बगैर मुल्क नहीं चल सकते। तो ये बात तो गिवन है। अब अगर आप ये सवाल करना चाहते हैं कि मुज़ाकरात में एंड रिजल्ट क्या होगा, तो वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये मुज़ाकरात में डिसाइड नहीं होना कि एंड रिजल्ट क्या होगा, वो कहीं और डिसाइड होगा। मुज़ाकरात एक आपके सामने एक लेकिन इस ऑनगोइंग प्रोसेस के ऊपर डेडलाइन भी तो लगाई है ना सरकार, बड़ी अच्छी चीज है। ऑनगोइंग प्रोसेस पे एक डेडलाइन भी तो खान साहब ने लगा दिया ना 31 जनवरी की, तो ये भी तो नहीं हो रहा ना। फिर इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस देन देयर शुडंट बी एनी डेडलाइंस। बस ये तो फिर आपको पता है ना। अब आप देखें ये जो कितनी मज़ाक़ खेज बात है कि कह दिया कि जी आज खान साहब से मिलने कोई नहीं आया था। अरे भाई, हम खुद खान साहब से मिलने जाते हैं तो 6-6, 7-7 घंटे, सुबह 9 बजे के गए हुए 4 बजे वो आपको कहते हैं जी आपकी मुलाकात नहीं हो सकती, आप वापस चले जाएं। फिर ये जो मर्जी कहते हैं, ये कैसे हो सकता है? उनकी फैमिली को मैं खुद, अलीमा आपा को, बाकी उनकी बहनों को मैं खुद विटनेस हूँ, वो आके सुबह सुबह आ जाते हैं और वो अंदर कभी जाने देते हैं कभी नहीं जाने देते। तो ये कैसे? और पिछले कई महीनों से, जब से वो 1.25 साल हो गया वो जेल में है, तो वो आती हैं। तो ये बातें कहने की है। और अब जब कि सब कुछ हो रहा है तो अब कोई ना आए, लोग वहां पे मौजूद है, आपको अंदर नहीं जाने देते। तो ये देखिए, ये जो चीजें हैं ये चलती रहेंगी, लेकिन इस वक्त मजबूर है हुकूमत मजबूर है, और ताकतवर लोग भी मजबूर हैं, उनको कुछ करना है, इसलिए क्योंकि हालात ऐसे हो गए हैं। जी, जरका तैमूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर सिंधु साहब, हमारे साथ मौजूद हैं और रियासत अली आज़ाद साहब। जी जरका, बात करी थी सिंधु साहब बिफोर द ब्रेक कि गवर्नमेंट जो है वो मजबूर हो गई है हमारे साथ बैठने के लिए, तो ये मजबूरी क्यों कर आपको पेश आई? देखिए सर, एक तो कोई मजबूरी नहीं, लेकिन इससे पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ। मेरे भाई हैं रियासत अली आज़ाद, हम दोनों वकील भी हैं और ही इज अ सीनियर टू मी। अभी ये बात कर रहे थे आर्मी कोर्ट्स की, तो इनको पता है, इन्हीं का केस है रावलपिंडी बार एसोसिएशन वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान 2015, PLD सुप्रीम कोर्ट, पेज 401, 801 पेज का फैसला। 15 जजेस ने जो है मिलिट्री कोर्ट्स के हक में फैसला दिए हुए, इनसे पूछ लें, अभी बात कर लें। दूसरे नंबर पे अभी बात हो रही थी, आप भी कर रही थी मिलिट्री कोर्ट्स की, व्हाट्सएवर। देखिए उसका आर्टिकल 59 और जो अभी इन्होंने फरमाया 2D और D और उसका D1 जो है, उसमें देखिए उसमें अकम्प्लिस और जो भी को परपिटेटर है साथ उसके इज द सेम अकाउंटेबल। और जो जब बानी PTI के दौर था 24 ट्रायल फौजी ट्रायल चले थे, नंबर 1।
अगर ये नहीं मानते तो फिर किस लिए ये मर्सी पिटिशंस लेके गए हैं? उन वकला को कैसे फैसले मिल गए हैं? और वो जब रहम की पीले लेके गए तो उनके बंदे जो थे उनको उन्होंने निकाल दिया, बरी कर दिया, छोड़ दिया। एक 1.5 साल 2 साल 3 साल सजा जो व्हाट्सएवर जो भी था, उन्होंने फंडामेंटल राइट्स के हवाले से ये कहते थे फंडामेंटल राइट्स हैं वो खत्म हो जाएगी, इसके बावजूद वो भी बंदे भी छोड़ दिए। और इसका मतलब ये है कि आप मर्सी पिटिशन वहीं पे लेके जाते हैं जिसको आप तस्लीम करते हैं। दूसरा, मजबूरी की बात नहीं है, जो जरका बात कर रही थी बहुत अच्छी उन्होंने बात की है कि आपका जो पॉलिटिकल इस्तेहकाम आएगा तो माशी इस्तेहकाम आएगा। अगर माशी इस्तेहकाम आएगा तो आम आदमी का जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रखना आसान हो जाएगा, जो मुश्किल तरीन हुआ था और है भी, अब भी है। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम बरूदी सुरंगें बचाकर जा रहे हैं, देखेंगे हम कैसे निकालते हैं उनसे। तो इसलिए मैं तो जाती तौर पे मतलब आई विल बी परहैप्स द लास्ट पर्सन कि जो कभी भी मुज़ाकरात के अगेंस्ट नहीं जा सकता। अब भी होंगे, जो जरका ने फरमाया, मैं इसको सपोर्ट करता हूँ, कोलैबोरेट करता हूँ वेहीमेंटली कि ये मुज़ाकरात होंगे, बात भी होगी, सब कुछ होगा। लेकिन ये है कि इस पे दोनों, मतलब आपकी एक बात बड़ी अच्छी थी जो रियासत साहब ने भी की कि शराइत कैसी, मोहब्बत और मुज़ाकरात वैसे शर्तों पर नहीं होते, लेकिन चले इन्होंने 2 शर्तें रखी हैं। चार्टर ऑफ डिमांड का लफ्ज तो आप ही से आया ना जी 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 जी, चार्टर ऑफ डिमांड का की जो इस्तिलाह है वो भी आप लोगों से आई है। इसलिए आया था, वो भी मैं बता देता हूँ। इसलिए आया था कि पहले हम थे चोर डाकू, सरदारी साहब इनकी गोली की नशिस्त पे थे, MQM भी थी गोली की नशिस्त पे या व्हाट्सएवर, ये हमसे बैठना नहीं चाहते थे। रऊफ हसन साहब ने एक 3 रुकनी कमेटी बनाई थी एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए, तो उसमें इनका 50% रियासत साहब काम हुआ था और सना और जरका बहन कि वो आप मान गए थे, वो नहीं माने थे। तो इसलिए इस वजह से फिर खान साहब ने कहा, जब जनरल फैज हमीद साहब को गिरफ्तार हो गए, पता नहीं व्हाट विल बी द फेट ऑफ देयर केस, आई डू नॉट नो, आई कैन नॉट से एनीथिंग। लेकिन उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि हम हर एक से मुज़ाकरात करने को तैयार, और जो कि अच्छी बात है, इसको कमजोरी नहीं लेना चाहिए, इट्स नॉट अ वीकनेस, ये अच्छी बात है कि जब तक सियासी जमात, इवन सुलह हदैबिया और दूसरी जंग अजीम और बहुत सारे ऐसे गज़वा जो हुए हैं, उनका अल्टीमेटली हल जो है वो टेबल टॉक के जरिए निकला और मुज़ाकरात के जरिए क्या हस्तियां थी जिनकी आप बात कर रही हैं, जिनकी आप बात कर रहे हैं सर, क्या हस्तियां थे, और हम तो उनकी पैर की धूल के बराबर नहीं है जी। आप आजाद साहब जरा शॉर्ट एंड स्वीट जवाब, आजाद साहब शॉर्ट एंड स्वीट जवाब दे दीजिए अगर देना है तो सिंधु साहब को। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि जो जवाब है जो है उनकी, जो अभी पिटीशन जिसकी समाअत हो रही है उसके अंदर तो उन्होंने कैटेगोरिकली इसको होल्ड कर दिया। दूसरी बात, मुझे संधू साहब मेरे बहुत रिस्पेक्टेड भाई हैं, मुझे एक सवाल का आपने जवाब देना है कि जो आर्मी एक्ट 1952 है उसका सेक्शन जो 143 सब सेक्शन 1 और सब उसका जो रोमन 1 है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि कौन पार्डन दे सकता है। उसमें लिखा हुआ है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दे सकते हैं या फेडरल गवर्नमेंट दे सकती है, लेकिन उसके अंदर एक कंडीशन है कि जिनको सेंटेंस होगी हो उनको पार्डन दिया जा सकता है। तो जिन्होंने मुराद रास, अंदली वगैरह, इनको अगर ये इतना ही हीनियस ऑफेंस है, और मैं समझता हूं कि अगर ऐसा है तो उनको ATA में ट्रायल करना चाहिए। अगर ये ऐसा ही ऑफेंस है तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उनको घर क्यों भेज दिया? हाँ जी, वो पार्डन नहीं है जी सिंधु साहब। अंदर 143 हुआ है, 143 में तो है देखिए सुन ले प्लीज, मैं आपके जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास जाएगी। उसके बाद अपील का हक नहीं है, मर्सी पिटीशन तब आएगी जब वो अपील एग्जॉस्ट कर जाएगी। 2 साल की सजाएं थी, 382B CRPC ये कहता है कि जो अरसा हालात होगा उसमें कैलकुलेट होगा, जमा होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये तो थी शॉर्ट सेंटेंस, वो तो ऑलरेडी सर्व कर चुके थे, इसमें मर्सी कैसी, माफी कैसी, पार्डन कैसा। और दूसरी बात, वहां पे ये कहा जा रहा है कि हमने तो मर्सी पिटीशन दी नहीं, आप रिकॉर्ड पे ले आए, आप उनकी चार्जशीट थे, आप उनकी जजमेंट थे, आप किस ग्राउंड पे ये बात कर रहे हैं? ये नहीं हो सकता। आर्टिकल 25 ये कहता है कि इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ शुड बी गिवन टू एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, नोबडी इज अबव द लॉ। जिनको आपने छोड़ दिया है वेदर दे वर अबव द लॉ, और ये जो है ये अंडर द लॉ एंड दैट्स व्हाई दे हैव बीन ट्राइड। अच्छा, अब 2 बुकला जो है ना वो अब सब सेक्शन थे, आर्टिकल थे आगे, मेनू समझ नहीं कोई लगती भाई जी। सिंधु साहब रिस्पोंड करें जल्दी से, मैं जरका से लास्ट पॉइंट लेना है जी। जी प्लीज। एक तो रियासत साहब भाई, ना तो हमने किसी को पकड़ा ना हमने किसी को छोड़ा, शुक्र है। मतलब आपको पता है ये जो डालते हैं 90 जी, मैंने कहा बात तो खत्म ही हो गई ना यही, ना कि ना आपने पकड़ा है ना छोड़ा है। अच्छा, और ना हमने
नहीं, छोड़ने से मुराद ये है कि बरी नहीं किया किसी को, हमने नहीं किया। हाँ। ये कॉम्पिटेंट कोर्ट है। और वहां पे भी अपना रियासत साहब, आपको पता है कि अपना प्रेसिडेंट जी उससे पहले भी दो उनके पास दे हैव द राइट, जो ICCPR का सेक्शन 14 है उसके मुताबिक ये है कि दे हैव द राइट टू हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट। और इसके अलावा भी मर्सी पिटीशन वो कर सकते हैं। इसमें कोई किसी किस्म की इलीगल बात नहीं। जहां तक आप कह रहे हैं मुराद राज की या अंदलीब की, तो क्या करें उनको, अंदलीब और मुराद राज को? नहीं, अगर मुझे नहीं पता, ये मैं पहली दफा हैरान हो रहा हूं। मैं बात नहीं अब करना इसका, वो बात नहीं करूंगा। मेरे भाई हैं कि आप क्या चाहते हैं कि उनको, अगर जिन्होंने अगर पहले अगर कंडीशनली माफी मांगी या सब कुछ किया और जिनसे मांगी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जरका साहिबा, तो ये तरीका आपको अखज़ कर लेना चाहिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वरना फिर ऐसे ही होगा। जी जरका साहिबा, आपका पॉइंट, और आपको पता चल गया कि नायडू ने पकड़ा, नायडू ने छोड़ा, तो कितने इख्तियार हैं इनके पास, कितने इख्तियार हैं इनके पास? जिनके देखिए सना, आज तक कभी हमले हुए थे इस तरह से? अच्छा ठीक है सर, आप लेके जाते थे आपके, ये ठीक है सर, समझ आ गई जी। आए और PMLN के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो क्या रंग लाएंगे? ऑफ कोर्स ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसके नताइज जल्द आएंगे या देर आएंगे, हम आपको ज़ाहिर अपडेटेड रखेंगे।